स्टूडेंट, आज हम देखेंगे एपिजोटमी, जो कि बहुत छोटा टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है ओबीजी से लिया गया टॉपिक है, और मिडवाइफरी एंड गायनोकोलॉजी। और जो भी स्टूडेंट हैं, जो चाहे वो बीएससी के हो, एमएससी के हो, चाहे वो एएनएम हो, जीएनएम के स्टूडेंट हो, सभी के काम आने वाला टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रैक्टिकल के लिए भी और पेपर्स के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी नए व्यूवर्स इसे देख रहे हैं पहली बार, तो वो सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें, जिससे जो भी इस तरीके के नोटिफिकेशन मिलते हैं पूरे नोट्स के साथ, उसको एक्सप्लेन किया जाता है, तो वो आपके काम आएगा और उससे आप बेनिफिट ले पाएंगे। तो उस नोटिफिकेशन ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, और ये जो है अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड में जो होती है वो एक सर्जिकल प्लान इंसिजन है, ठीक है। सर्जिकली प्लान होता है, और इसमें जो होता है ये मतलब पहले से प्लान रहता है कि इसमें हम एपिसोड में ही लगाएंगे, क्योंकि जब बेबी आउट नहीं हो पाता तो इसकी ओपनिंग को जो है क्या करना पड़ता है, वजाइनल ओपनिंग को जो है वो जो इसको इंट्रोइटस है, इसको क्या करना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है, ताकि जो बेबी है वो आराम से आ सकती है, मतलब उसकी डिलीवरी हो पाए, ठीक है। तो ये जो है सेकेंड स्टेज पे ही लगता है। और ये जो होता है, ये जैसे मैंने बताया आपको कि ये जो है वजाइनल जो इंट्रोइटस है उसको इनलार्ज करने के लिए किया जाता है, ताकि ये जो वजाइनल इंट्रोइटस है ये इनलार्ज हो जाए और बेबी इजीली क्या हो जाए, वो सेफली डिलीवर हो जाए, इजीली और सेफली फीटस की डिलीवरी हो, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप यहाँ पे एक बार समझ लीजिए, ये रेक्टम है और ये जो है ये वजाइनल, और जो है ये वजाइनल इंट्रोइटस है, और ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये एपिसोडमी है, ठीक है। तो ये जो टाइप में अभी आप देखेंगे कि किस टाइप के एपिसोडमी, तो यहाँ पे इसके अंदर से जो वजाइनल इंट्रोइटस है, यानी कि ये जो बेबी और वजाइनल इंट्रोइटस के बीच में जो है फिंगर रख के इसको एपिसोडमी को कट किया गया, ये देख लीजिए आप, है ना। तो और ये कब कट किया जाता है ये हम आगे आगे स्लाइड में देखेंगे। तो मैं पहले आपको बता दूं, जब टीयर होता है तो वो कैसे होता है, जो पेरिनल टीयर होता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, उसी को प्रिवेंट करने के लिए एपिसोड में दी जाती है। तो ये टीयर कैसे होता है, तो ये देखिए यहाँ पे देखिए ये टीयर हुआ है, ये है, इसको देख फर्स्ट डिग्री टीयर है। तो ये कहाँ पे हुआ, स्किन और वजाइना में, ठीक है। तो वजाइना और स्किन में ये टॉन हो गई है, वजाइना टॉन हो गई, स्किन टॉन हो गई, मतलब कि यहाँ पे टीयर हो गया। और अभी ये रेक्टम तक और ये पेरिनल एयर तक नहीं, पेरिनल एरिया तक नहीं पहुंचा। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ फर्स्ट डिग्री पेरिनियल टीयर, ठीक है। अब देखिए सेकंड डिग्री पेरिनियल टीयर में क्या होता है कि वजाइना तो फर्स्ट में हो ही गई थी, अब सेकंड डिग्री जो टीयर होगा उसमें एनल स्पिंक्टर्स और पेरिनियल जो म्यूकोजा होती है वो भी टीयर हो गई है। ये देखिए ये म्यूकोजा, ये जो मसल्स है, पेरिनियल मसल्स है, और ये क्या है, एनल स्पिंक्टर्स हैं, यहाँ तक ये टीयर पहुंच चुका है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड डिग्री टीयर। अब ये थर्ड डिग्री टीयर में क्या होता है कि जो पेरिनियल मसल्स होती है वो भी टोन हो जाती है और एनल स्पिंक्टर्स भी टोन हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तक का ये अब और नीचे पहुँच गया, मतलब एनल को बिल्कुल एज पे पहुँच चुका है, ठीक है। तो ये थर्ड डिग्री हो गया। अब यहाँ पे रेक्टम भी क्या हो गया, टॉन हो गया इसके साथ, ये पूरा ही वजाइना के अलावा पेरिनियल म्यूकोजा और एनल स्पिंक्टर्स, और अब जो है एनस जो ये रेक्टम है वो भी टेयर हो चुका। तो ये हो गया फोर्थ डिग्री। तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए ये दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए इन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इसके, कि जो साइज़ होती है वजाइना के ऑरिफिक की, ये जो साइज़ होता है ऑरिफिक का, ओपनिंग जो होती है जिसे, और ये इसको क्या करने के लिए, इनलार्ज करने के लिए, ताकि बेबी जो है वो इजीली आउट हो पाए। और प्रिवेंट पेरिनियल टेयर, जो मैंने अभी आपको टेयर दिखाया था वो उसको बचाने के लिए, ताकि उस तरीके का टेयर ना हो और शेप। तो इस तरीके से ये इसको क्या करेंगे, शेप में कट करेंगे, तो वो ईजिली फिर आगे को हम पढ़ेंगे कि कैसे ईजिली वो हील होता है। फिर उसका रिड्यूस स्ट्रेन एंड स्ट्रेस और स्ट्रेन ऑन फीटल हेड, यानी कि जब ये फीटल हेड यहाँ पे अभी ये जब टॉन हो जाएगा, इसे जब मतलब इसे जब कट कर देंगे तो ये इनलार्ज हो जाएगा, तो यूट्रस, ये जो बेबी का जो हेड है वो इजीली डिलीवर्ड हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये इसी में प्रेशर हो रहा है, क्योंकि वो भी बाहर को प्रेशर दे रहा है आने के लिए, और जो मदर होती है वो भी बियरिंग डाउन एफर्ट करती है, यानी कि वो भी एफर्ट लगा रही कि बेबी उसको बाहर को पुश कर रही है, और बेबी भी अपना एफर्ट डाल रहा है, तो उसका जो डेलिकेटेड जो हेड होता है उसमें इंजरी होने के चांसेस बार बार ऐसे करने से हो सकते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, और इसको क्या करना है, सेकेंड स्टेज को कम करने के लिए,
क्योंकि ये सेकंड स्टेज में ही लगाई जाती है। तो सेकंड स्टेज का जो टाइमिंग होती है, जो कि 12 घंटे 8 घंटे ऐसे करके होती है ना, आपने देखा होगा। तो मतलब 12 घंटे मतलब टोटल मैं डिलीवरी की वो जो बता रही हूँ कि 16 आवर्स वो प्राइमरी में होता है, मतलब 16 तक हो सकता है, 12 to 16, और 8 to 12 जो होता है मल्टी में होता है। तो वो बुक में से और अच्छे से क्लैरिफाई कर लीजिएगा। तो कहने का मतलब है जो सेकंड स्टेज होती है उसका जितना भी टाइम होता है उसे कम करने के लिए, ठीक है। अगर वो 1 घंटे में होने वाला है तो वो आधे घंटे में करने के लिए, 2 घंटे में होने वाला है तो वो और जल्दी कम करने के लिए उसके आवर्स को, ठीक है, उसका टाइमिंग को, ताकि बेबी मदर भी एग्जॉस्ट ना हो और बेबी भी ज़्यादा डिस्ट्रेस में ना जाए। तो ये हो गया। और उसके बाद इंटीग्रिटी ऑफ पेल्विक फ्लोर को मेंटेन रखने के लिए, तो अगर यहाँ पे टीयर नहीं होगा और इस तरीके का जब मैंने आपको दिखाया था फर्स्ट स्लाइड में, तो वो क्या रहेगा, उसकी इंटीग्रिटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए इसके इंडिकेशन किस चीज़ के लिए ये दिया जाता है। तो ये फीटस को जो है लार्ज, उसका जो लार्ज फीटस अगर है तब ये दिया जाएगा। मतलब कब दिया जाता है, कहने का मतलब इंडिकेशन का मतलब होता है ये कब कब दिया जाता है। तो जब 4000 ग्राम से अगर बेबी है, यानी कि उससे भी ज़्यादा है, मोर देन 4000 ग्राम, तो ये ज़्यादा है, बेबी वेट उसका ज़्यादा है, तो इन लार्ज बेबी है तो भी ये दिया जाता है। और क्योंकि वैसे वो आउट नहीं हो पाएगा। और जो प्रीटर्म और स्मॉलर होते हैं, जेस्टेशनल एज फॉर जेस्टेशनल एज, यानी कि प्रीमेच्योर बेबी होते हैं या उससे भी छोटे होते हैं, तो उनको उन बेबी के लिए भी ये दिया जाता है, ताकि उनके रिस्क को क्या कर सके, मिनिमाइज़ कर सके। किस किस चीज़ के लिए, इंट्राक्रैनियल हेमरेज उन्हें ना हो, यानी कि जो उनका हेड है उसमें कोई भी मतलब इस तरीके का हेमरेज ना हो प्रेशर पड़ने से, क्योंकि बहुत डेलिकेटेड रहता है, उनके सूचर भी जो होते हैं वो क्लोज नहीं हुए होते हैं, तो प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके लिए दिया जाता है। और प्रेजेंस ऑफ रिजिड पेरिनियम, और जिनकी रिजिड पेरिनियम होती है, प्रेजेंस ऑफ रिजिड पेरिनियम का मतलब है जिनकी पेरिनियम सॉफ्ट नहीं होती, हार्ड होती है, रिजिड होती है, उनके लिए भी ये दिया जाता, उनमें भी दिया जाता है। और जिनकी जो डिलीवरी होती है वो एबनॉर्मल होती है, यानी कि फेस प्रेजेंटेशन ना होके ब्रीच हो रहा है, शोल्डर हो रहा है, डिस्टोशिया है, तो भी ये दिया जाएगा। फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है जब बेबी को, तो फास्ट डिलीवरी कराएंगे उसकी ना, नहीं तो वो और ज़्यादा उसके लिए रिस्क हो सकता है। तो फीटल डिस्ट्रेस को अगर बेबी है तो उसको डिलीवरी फास्ट करने के लिए। और अगर बेबी क्या है, मतलब जब लार्ज लेस्ट्रेशन अगर हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए, कि जो जो ये लार्ज अमाउंट में जो लेस्ट्रेशन है उसको कम करने के लिए, अगर वो हो रहा है तो जल्दी से डिलीवरी हो जाएगी तो ये कम हो जाएगा। और जो है ऑपरेटिवली, जो ऑपरेटिव डिलीवरी लाइक फॉर्सिप, अगर कोई फॉर्सिप डिलीवरी है या वेंटस मतलब होता है जो वैक्यूम डिलीवरी वगैरह होती है, तो उसमें जो भी इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी है उसमें भी ये दिया जाता है। और जो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ है, अगर किसी की प्रीवियस हिस्ट्री में जो है वो पेल्विक फ्लोर की हिस्ट्री है, कोई उसकी पेरिनल एरिया की कोई सर्जरी हुई है, तो भी ये दिया जाता है, ठीक है। और इंडिकेशन में यहाँ पर ये देख लीजिए, ये जो एबनॉर्मल प्रेगनेंसीज वो सॉरी डिलीवरीज होती है उसके नेम है, जैसे कि वो वटक्स ना होके, मतलब हेड के थ्रू ना होके, वटक्स स्कल के उससे नहीं हो रहा है, वटक्स प्रेजेंटेशन नहीं है, ये सारे प्रेजेंटेशन है, चाहे ब्रीच है, चाहे फेस है, शोल्डर, और इसमें दिया जाता है, ठीक है। टाइमिंग क्या होती है कि जब बेबी, ये देखिए बल्ज का मतलब होता है जब बेबी का हेड पूरा बाहर आने के लिए रेडी होता है, इस तरीके से बल्जिंग कर रहा होता है अंदर बाहर ना, तो बल्जिंग हो रही है बेबी की अंदर की, बाहर की ओर को वो ज़्यादा आउट हो रहा है। तो बल्जिंग होने से क्या होगा, वो बाहर प्रेशर लग रहा है, बेबी का हेड दिखने लगा, तो ये जो पेरिनियम होती है ये थिन हो जाएगी। तो थिन पेरिनियम में क्योंकि अब कॉन्ट्रेक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज आ रहे हैं, तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन अलोंग बियरिंग डाउन एफर्ट, मदर जब बियरिंग डाउन एफर्ट कर रही होती है और इसको स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि इतना सीवियर पेन होता है कि उसको इसका पेन फील नहीं होता, ठीक है, तो उसको देना पड़ता है। और जस्ट बिफोर क्राउनिंग से थोड़ी देर पहले ही इसको देना पड़ता है, क्योंकि ये बल्जिंग के समय में और देना पड़ेगा। और कब देना पड़ता है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में देना पड़ता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं बुलेट में कि बल्जिंग जो होती है, थिन पेरिनियम ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन जो होती है पेरिनियम थिन हो जाती है, तो उस समय बल्जिंग होती है, तो बल्जिंग के समय ये देंगे। और वो भी कब देंगे, जब स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा और जस्ट बिफोर क्राउनिंग, ठीक है। तो ये आप इसमें ऐसे करके समझा सकते हैं। फिर इसके टाइप देखेंगे तो मीडियो लेटरल होता है, मीडियन मिड लाइन होता है, लेटरल होता है, और जे शेप होता है। तो जो मीडियो लेटरल होता है इसमें इंसिजन जो होता है डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ फॉर्चिटे। तो ये देख लीजिए आप, ये है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे
कि जो इंसिजन होता है वो क्या किया जाता है, जो ये सेंटर, ये मीडियो लेटरल, मीडियो का मतलब मिडिल और लेटरल मतलब इस तरीके से, ठीक है। तो मीडियो मतलब साइड को, डाउनवर्ड और साइड को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, मीडियम में इसका जो सेंटर होता है फॉर्शीटे का, यहाँ पे इसको इसके नीचे से बिल्कुल सेंटर में, ये रेक्टम के बिल्कुल ऊपर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये रेक्टम है और ये सेंटर है फॉर्शीटे का। तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे देना, और ये क्या करते हैं, इसको मीडियम से स्टार्ट कर रहे हैं ना, मिड पॉइंट से, और ये जो होता है इसमें कट लगाएंगे 2.5 का, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर का इस तरीके से इसमें कट लगेगा, ठीक है। और ये कहाँ को देते हैं, जो मीडियो लेटरल, लेटरल का मतलब लेटरली, इसलिए, ठीक है। तो ये हो गया ये बी वाला, तो मीडियो लेटरल मतलब लेटरल देंगे, चाहे राइट को दें चाहे लेफ्ट को दें, तो ये हो गया मीडियो लेटरल, ठीक है। और ये कितना देंगे, 2.5 सेंटीमीटर, ओके। और है मीडियन मिड लाइन होता है, तो मीडियन मिड लाइन होगा उसमें कैसे देंगे, ये वाला, ये, ठीक है, जो सेंटर में देंगे इसको, यानी कि सेंटर ऑफ द फॉर्शीटे के, और इसमें एक्सटेंड पोस्टेरियरली, उसको नीचे की ओर को एक्सटेंड करेंगे रेक्टम के साइड को, 2.5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ रखेंगे, ठीक है। तो ये होता है, और कट करने का वही है जो पहली स्लाइड में पढ़ा, आप ऐसे नहीं कर सकते, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन में ही इसको कट करना पड़ेगा। उसके बाद है कि लेटरल में क्या करते हैं, इसमें 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो लेटरल है, लेटरल में क्या करते हैं, जो डी वाला होता है, यहाँ पे अभी शो नहीं किया, ये यहाँ से देख लीजिए आप। तो जो लेटरल होता है ये क्या होगा कि 1 सेंटीमीटर अवे, यानी कि जो सेंटर एरिया है इसका फॉर्शीटे का, उससे आधा से 1 सेंटीमीटर इस साइड को करते हुए उसको क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, लेटरली बढ़ाएंगे, और वो क्या करेंगे 2.5 सेंटीमीटर उसको कट करेंगे, ठीक है। अब जे शेप जो होती है वो चौथी टाइप की जे शेप, तो इसमें क्या करेंगे, इंसिजन यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ द फॉर्शीटे से, और उसको कम से कम 1.5 सेंटीमीटर नीचे लाके, मतलब पोस्टीरियरली अबाउट 1.5 सेंटीमीटर, और उसको क्या करेंगे, जो ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को क्या करेंगे टुवर्ड, जो होता है आउटवर्ड, यानी कि नीचे की ओर उसको आउटवर्ड ले जाएंगे, कितना, जैसे कि अगर वॉच में 5 o'clock और 7 o'clock में उसको इस तरीके से कट कर देंगे, तो ये होती है जे शेप, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये है जे शेप, इस तरीके से ये जो है इसको 1.5 सेंटीमीटर जो सेंटर ऑफ द फॉर्शीटे से नीचे लेके आए रेक्टम से ऊपर, मतलब थोड़ा 1.5 सेंटीमीटर तक, और उसको फिर ऐसे करके लेटरली, यानी कि जे शेप के आकार में उसको, यानी कि 5 o'clock और 7 o'clock में उसको आप 2.5 सेंटीमीटर कट कर देंगे, तो जे शेप हो जाएगी। इसके एडवांस हो गया, इजीली रिपेयर हो सकता है अगर क्लीन इंसिजन, ये मतलब इसके एडवांटेज है मैटरनल साइड के, यानी कि मैटरनल को क्या, मैटरनल बेनिफिट क्या होते हैं कि इंसिजन जो होता है क्लियर होता है, मतलब क्लीन होता है, तो उससे क्या होगा, रिपेयर भी जल्दी होगा, हीलिंग उसकी बेटर होगी, क्योंकि वहाँ मतलब लेसरेटेड वुंड नहीं है। अगर ये ऑड शेप होता, जैसे टीयर आपने देखा था स्टार्टिंग में, अगर वैसा होता तो जल्दी हील नहीं होता, ठीक है, और वो लेसरेटेड भी रहता, वुंड रहता, ठीक है। और ये जो कट होता है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में, मतलब उसको हेल्प मिलती है कि जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर होती है वो कम हो जाता है टाइम पीरियड उसका, नहीं तो वो उतनी देर तक एग्जॉस्ट होती रहेगी। और लेसन देन द चांस ऑफ द ट्रॉमा, और जो ट्रॉमा के चांस होते हैं पेल्विक मसल फ्लोर के, वो कम हो जाते हैं, ठीक है। मसल्स फ्लोर के जो पेल्विक मसल फ्लोर है उसके चांसेस कम हो जाते हैं टीयर के। और इसमें क्या होता है, टीयर में भी अवॉइडेड, और हो सकता है टीयर हो ही ना बिल्कुल भी, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रेचिंग होती है और मतलब कम होती है, स्ट्रेचिंग भी कम होगी, लेस डैमेज होगा, लेस स्ट्रेच होंगे, कौन, ब्लैडर और एंटीरियर वजाइनल और यूरिथ्रा के जो भी वॉल होती है वहाँ के आसपास का जो एरिया होता है, ये सब ब्लैडर, एंटीरियर वॉल वजाइना की और यूरिथ्रा, तो वो उनमें क्या होगा, स्ट्रेचिंग कम होगी और वो डैमेज भी कम होंगे। और फीटल बेनिफिट क्या होगा कि ईजीली होगा उसकी डिलीवरी और सेफली होगी, ठीक है, और उसका बर्थ। और जो उसका जो इंजरी होती है, यानी कि जो हेड की, यानी कि इंट्राक्रेनियल इंजरी उसको नहीं होगी, बचेगा उससे, ठीक है। और कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा कि जो इसमें क्या होता है कि जो एपिजोटमी होती है वो एक्सटेंड हो सकती है, यानी कि वो और ज़्यादा बढ़ सकता है उसका जो एपिजोटमी का जो वुंड होता है, ठीक है। और जो वल्वल हेमेटोमा हो सकता है इसमें, उस एरिया में क्या हो सकता है, हेमेटोमा हो सकता है जहाँ इंसिजन लगा है
और इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि वो रेक्टम के पास है, यूरिथ्रा के पास है, तो इससे भी उसको इन्फेक्शन के चांसेस भी हो सकते हैं वुंड के, ठीक है। और रेक्टो वजाइनल फिस्चुला यानी कि रेक्टम के और वजाइना के बीच में एक मतलब एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है, उसको बोलते हैं फिस्चुला, ठीक है, नाली सी बन जाना। तो ये हो गया रेक्टो वजाइनल फिस्चुला बोलते हैं। और वेसिको वजाइनल फिस्चुला किसे बोलते हैं, जो कि ब्लडर और वजाइना के बीच में एक ट्रैक बन जाता है ना, एक एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है, उसी को बोलते हैं, ठीक है, जो कि आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये वाली प्रॉब्लम भी कॉम्प्लिकेशन में होती है। और वुंड इम्पेयरमेंट होता है, ठीक है, वुंड भी जो होता है वो इम्पेयर हो सकता है, यानी कि ख़राब हो सकता है। और जो रिमोट मतलब बाद में, ये तो थे इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन थे जो उसी समय हो रहे हैं, मतलब ड्यूरिंग दी एपिजोटमी के जस्ट मतलब 7 डेज़ 1 वीक ऐसे में। और जो रिमोट जो कॉम्प्लिकेशन है यानी कि बाद तक के, तो क्या हो सकता है इसमें, डिस्पेरियूरिनिया हो सकता है, यानी कि जो प्रॉब्लम इन इंटरकोर्स हो सकता है, मतलब, और ये वाली प्रॉब्लम इसमें आ सकती है बाद में, ठीक है। और क्या हो सकता है कि लेसरेशन हो सकता है, मतलब कि जो चांसेस होते हैं पेरिनियल लेसरेशन के इस सब्सिक्वेंट लेबर, यानी कि जो लेबर बाद में होगा उसको अब कुछ सालों के बाद, तो उसमें भी क्या हो सकते हैं कि जो पेरिनियल मतलब ये जो अभी जो डिलीवरी हुई है उसके बाद काफ़ी टाइम बाद भी क्या हो सकता है, वो जो उसका नेक्स्ट लेबर होगा उसमें लेसरेशन हो सकता है, ठीक है। और स्कार हो सकता है एंडोमेट्रियोसिस में, मतलब एंडोमेट्रियोसिस मतलब होता है जो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है वहाँ पे को भी कुछ ऐसे स्कार फॉर्मेशन हो सकता है। और ठीक है, और ये जो स्किन में भी कुछ स्कार बन जाएगा, ये वाला प्रॉब्लम है, ठीक है। अब उसके रिपेयर करते हैं, रिपेयर ऑफ एपिसोड में देखें तो इसकी जो स्टार्टिंग में क्या करेंगे, लिथोटमी पोजीशन उसको बनाएंगे, और गुड उसको लाइटिंग होनी चाहिए, लाइट का सोर्स वहाँ पे अच्छा होना चाहिए ताकि अच्छे से आप विजिबल कर पाएँ। और मदर को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो अपने जो थाई होती है उसको वाइट स्प्रेड करके रखे, जिससे कि जो एरिया हो वो अच्छे से विजुअलाइज हो, मतलब देख पाएँ आप उसको। और जो पेरिनियल एरिया है वो क्लीन होना चाहिए, और किससे होना चाहिए, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से, यानी कि बिटाडिन से उसको क्लीन करेंगे आप। और जो पेशेंट होता है उसको ड्रेप करना है अंडर असेप्टिक प्रिकॉशन, यानी कि जो स्टेराइल जो ड्रेपिंग का मतलब होता है उसको कवर करना, कि जैसे स्टेराइल जो कट शीट होती है और ड्रॉ शीट होती है और जो लेगिंग्स होते हैं जो उसको पैरों में डलते हैं लिथोटमी पोजीशन बनाते समय, तो ये सब जो होते हैं ये कैसे होने चाहिए, उसको ड्रेप करना चाहिए ताकि वो असेप्टिक हो, मतलब वो क्लीन हो और स्टेराइल हो। इवैक्यूएट करना चाहिए यूट्राइन कैविटी को, यानी कि कोई भी रिटेन ये क्लॉट ना हो, प्लेसेंटा ना रहे, उसके पीसेस ना रहे, तो उसके लिए उसको चेक करना चाहिए, इवैक्यूएट करना चाहिए, ठीक है, एपिजोटमी लगाने से पहले। और वजाइनल जो पैक होता है या उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन स्टिच में फ़र्क पड़ेगा ना, स्ट्रेन पड़ेगा, इसलिए पहले उसको चेक भी कर लें उसको यूट्राइन कैविटी को, कि प्लेसेंटा वगैरह सब क्लियर आउट हुआ है कि नहीं है। और वजाइनल पैक में भी इंसर्टेड, जब उसमें क्या कर सकते हैं, वजाइनल पैक को भी इंसर्ट करना होता है, मतलब उस प्लेस पे हाई तक का, मतलब ऊंचे तक, ताकि वजाइनल कैविटी में ऊंचे तक डालना है उसको, हाई लेवल पे, ताकि जो वूंड में क्या ना हो, लेसरे वूजिंग ना हो। अगर वूज कर रहा है वहाँ पे ब्लड कलेक्ट हो रहा है या धीरे धीरे रिस रहा है, तो उसमें क्या होगा, काम करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए वहाँ पे वो सर्जिकल जो स्पंज होते हैं उसको क्या कर सकते हैं, या जो पैड होते हैं उसको क्या कर सकते हैं, वो पैक की तरीके से यूज़ कर सकते हैं ताकि वहाँ पे एरिया क्लियर रहे, ठीक है। और उसको जब आप पूरा जब ये रिपेयर हो जाती है एपिसोड में, तो डॉक्यूमेंटेशन होना है, और उसको पक्के से क्या कर लेना, रिमूव कर लेना, नहीं तो क्या हो सकता है, सेप्सिस होने के चांसेस होते हैं। किसको रिमूव कर लेना है, सर्जिकल पैड को या स्पंज को, ठीक है। अब इसमें सूचर मटेरियल क्या चाहिए, डेक्सॉन या ज़ीरो कैटगट चाहिए, इसमें ज़ीरो क्रोमिक कैटगट जो होता है वो चाहिए इसमें। और क्योंकि वो अब्जॉर्बल अब्जॉर्व हो जाता है सूचर, इसलिए वो चाहिए। और इसमें क्या होता है कि ये अपने आप ही ऑब्जर्व हो जाएगा, और ये 7 to 8 डेज़ में ये क्या हो जाती है, ये जो आपने सूचर लगाए थे वो रिपेयर हो जाता है उसका, ठीक है, वो ऑब्जर्व हो जाएगा। और अगर इसमें आपने सिल्क और नायलॉन लिया है, नायलॉन जो होती है वो नॉन ऑब्जर्वेबल होती है सूचर, इसमें क्या होता है, रिमूव कर लेते हैं इसको क्योंकि ऑब्जर्व नहीं हो पाती है, तो 6 डे तक का इसको रिमूव कर लेना होता है, ठीक है। एपिजोटमी सूचरिंग
अब कैसे लगती है, सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं, मतलब अंदर से, इनसाइड से आउटसाइड। तो वजाइनल म्यूकोजा में इसमें सबसे पहले लगेगी सूचर, फर्स्ट उसमें लगाएंगे, और वो ताकि जो होगा, इंस्पेक्ट द एपेक्स ऑफ टीयर इन फर्स्ट सूचर इज़ अप्लाइड जस्ट अबव द एपेक्स। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, वजाइनल म्यूकोजा में सूचर लगाएंगे ऊपर की साइड से, और फिर उसको कंटिन्यू करेंगे नीचे की ओर को, रिपेयर करते हुए इसको नीचे पहुँचाएंगे, ठीक है, नीचे तक भी उसको लेके आएंगे। और जो वजाइनल म्यूकोजा होती है उसको ऊपर से डाउनवर्ड की ओर को लगाएंगे, टिल वजाइनल म्यूकोजा ऑफ सब म्यूकोजा फॉर्सिटे इज रीच, जब तक कि वो सेंटर में ना पहुंच जाए, यानी कि फॉर्सिटे के सब म्यूकोजा तक ना पहुंच जाए, तब तक का क्या करेंगे, उसको नीचे तक पहुंचाएंगे। ऊपर से नीचे की ओर को उसको स्टिच लगाते हैं, मतलब अंदर से लगाते लगाते उसको नीचे की ओर को लेके आएंगे, ठीक है, डाउनवर्ड। और जो पेरिनल, फिर उसके बाद पहले म्यूकोजा में लगा दी वजाइनल में, अब उसके बाद होता है पेरिनियल मसल्स। उसके बाद फिर जब अंदर की वजाइना कवर कर लिए, मतलब उसको आपने स्टिच कर लिया, तो उसके ऊपर फिर पेरिनियल मसल्स को आप कवर करेंगे उसको, ठीक है, और उसमें भी रिपेयर करेंगे पेरिनियल मसल्स को, सेम लाइक वजाइनल जो म्यूकोजा थी उसमें भी क्या करना है, डाउनवर्ड लगाना है, अबव से, फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड टिल फॉर्चिटे इज रीच, जब तक कि फॉर्चिटे पास में ना आ जाए। और उसके बाद स्किन फिर लास्ट में लगती है, जिसमें कि मैट्रिक्स सूचर और फिगर ऑफ 8 लगती है। मैट्रिक्स सूचर का मतलब हो गया कि आपने एक स्किन यहाँ से ली, एक स्किन यहाँ से, तो इस तरीके से वो जिगजैग वे में क्या करेगा, फिगर ऑफ 8 का वो बनाता है इस शेप। तो ये हो गया, देखिए ये वजाइना म्यूकोजा और ऑफ सब म्यूकोजा में लगाएंगे, फिर दूसरा पेरिनियल मसल्स में, और तीसरा स्किन में। तो ये देख लीजिए आप, ये आपको मैं दिखा देती हूँ थोड़ा बड़ा करके। यहाँ पे देखिए, ये है वजाइनल म्यूकोजा, तो सबसे पहले इसमें लगेंगे, ठीक है, कंटिन्यूस सीजर लगे हैं इसमें, ये देख लीजिए आप। उसके बाद आपने लगा दिया इसके बाहर जो होती है ये मसल्स है, पेरिनियल मसल्स को लेके आए, इधर से ही पकड़ा, इधर से इधर, इस तरीके से उसे भी क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर अगर एनल स्पिक्टर, अगर ये जो, अगर बाकी जो चीज़ें जो भी होती हैं, अगर वो टीयर हुई हैं, चाहे वो एनल स्पिंक्टर्स हो, कुछ हो, वजाइना के बाद फिर एनल स्पिंक्टर्स लगेंगे, ये लगेगा, मसल्स लगेंगी, और उसके बाद स्किन लगेगी। तो इस तरीके से आप इसमें करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है वजाइनल म्यूकोजा, अब ये इस तरीके से स्टिच इसमें लग रही है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये है, ये मसल्स हो गई, ये ट्रांसफर पेरिनियल मसल्स है, ठीक है। और ये इस तरीके, यहाँ से ऊपर से शुरू करते हैं, ठीक है, सेंटर से शुरू करते हैं इसको, और इस तरीके से मसल्स को क्या करते हैं, स्टिच करते हुए नीचे तक लाते हैं, फॉर्सिटे के सेंटर तक का, ओके। तो ये जैसे जैसे टीयर होता है वैसे, तो ये इनसाइड टू आउटसाइड इसमें करते हैं, यानी कि पहले अंदर की मसल्स उसे कट कर देंगे, फिर बाहर की, उसके ऊपर किससे कवर करेंगे, मसल से, उनको लगाएंगे, और उसके बाहर से स्किन लगाएंगे, ठीक है। तो फिर एपिजोडमी की केयर कैसे करेंगे, मेंटेनेंस ऑफ द पेरिनियल हाइजीन। सबसे पहले हाइजीन को, पेरिनियल हाइजीन को मेंटेन करना है, उसकी जो क्लीन करना है एपिजोडमी वुंड को, उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे पेशेंट को कि वो क्या करे, मतलब मदर को, पेशेंट नहीं बोलेंगे यहाँ पे, वो पेशेंट नहीं है इसलिए वो मदर है, तो उसको क्या बोलेंगे कि ये पेशेंट यहाँ पे लिखा है लेकिन वो पेशेंट नहीं है, मदर होती है, तो उसको मदर को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो एपिजोडमी को क्लीन कर ले, और उसको मतलब वो क्लीन रखे, कहने का मतलब जो भी एपिजोडमी का वुंड है, ताकि जो है वो जब भी यूरिनेशन जाती है और डेफिकेशन के लिए जाती है, तो उसके आफ्टर डेफिकेशन है, बिफोर डेफिकेशन उसकी अच्छी से वॉश आउट करे उसको, ठीक है, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से भी करे उसके बाद। तो ये उसको बताएंगे हम, ठीक है। उसके बाद है प्रोवाइड पेरिनियल केयर ट्वाइस अ डेली, और उसके बाद जो भी स्टाफ है वहाँ पे उसको ट्वाइस अ डेली पेरिनियल केयर देनी पड़ेगी पेशेंट को। क्लीन जो होती है उसकी एपिसोड में जो वुंड होता है उसको क्लीन करेंगे एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से, ठीक है। और वुंड की जो हीलिंग होती है उसको भी देखना होता है, उसको असिस्ट करना है कि वो एवरी टाइम उसको देखना है स्टेटस उसका, कि वो जितनी बार इसको केयर कर रहे हैं उतने बार उसको चेक करना है कि वो कैसा उसकी हीलिंग हो रही है। अगर इफ़ देयर इज़ इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग, अगर वहाँ पे वुंड हीलिंग जो इम्पेयर्ड है, मतलब ठीक से नहीं हो रही है, तो पेशेंट को क्या करेंगे, सिर्स बाथ प्रोवाइड करेंगे। सिर्स बाथ तो सबको मालूम ही होगा। और MgSO4 जो होता है, वो जो होता है MgSO4 मॉइस्ट एंड ड्राई हीट थेरेपी उसको प्रोवाइड करेंगे। एनाल्जेसिक ड्रग उसको देंगे, एंटीबायोटिक उस थेरेपी देंगे उसको, लोकल और सिस्टमिक एंटीबायोटिक जिसे बोलते हैं, ठीक है, ताकि वो एरिया में इन्फेक्शन ना हो और वो जल्दी से हील हो जाए। डू नॉट सिट विथ क्रॉस लेग, और मदर को बोलेंगे कि वो अपने पैरों को क्रॉस करके ना बैठे, पालती मार के जिसे बोलते हैं वैसे ना बैठे, नहीं तो क्या होगा, स्टिच ब्रेक हो सकता है इसका
इसका थोड़ा सा वीक रहेगा। और इंस्ट्रक्ट द मदर एम्बुलेट टू अवॉइड, और मदर को क्या करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो चलना फिरना कम करे या ना करे, बिल्कुल अवॉइड करे उसको। नहीं तो क्या होगा कि जो पेरिनियल वुंड है वो उसमें स्ट्रेच पड़ेगा और वो स्ट्रेच हो जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसमें आपने ये देखा था कि इसमें किस तरीके से केयर की जाती है। अब एपिजोटमी में जो होता है नॉन ऑब्जर्वेबल सूरज जो सूचर यूज़ करेंगे, उसको 6 डेज़ में रिमूव करेंगे एपिजोटमी केयर में। ये भी आपने इसी में लिखना है, क्योंकि सूचर भी इसको ध्यान रखना है कि वो ऑब्जर्वेबल है या नॉन ऑब्जर्वेबल है। ठीक है, तो वो भी देखना होगा और एडवाइस करना होगा मदर को कि वो मतलब जो भी है आफ्टर डिलीवरी कम से कम 6 वीक्स तक का जो है वो दूर रहे, मतलब इंटरकोर्स से अवॉइड करें उसको। ये और टीयर एंड एपिजोटमी केयर, अगर टीयर है तब भी केयर करनी है, एपिजोटमी लगाइए तब भी केयर करनी है, ये सारी केयर इसमें करनी है। टीयर है तब भी तो स्टिच लगानी ही पड़ेगी ना, चाहे वो ऑड ही शेप में हो। और लेकिन अगर वो आपने कट करके लगाई है तो वो इजी हो जाएगी हील करने में भी। ठीक है, तो ये हो गया। और इसमें क्या करेंगे, पेरिनियल स्प्रे होता है वो देंगे इसमें। कीप ये जो होता है क्लीन एरिया, उसको ड्राई करना है, क्लीन करना है एरिया को। ठीक है, और उसको क्या करना है, ड्रिंक करना है, प्लांटी ऑफ वाटर करना है, मतलब मतलब अच्छा पानी मतलब पीते रहना है अपना, डिहाइड्रेट नहीं होना है। ठीक है, और उसको मतलब फाइबर डाइट लेनी है ताकि उसको कॉन्स्टिपेशन ना हो, नहीं तो उसमें भी इफेक्ट पड़ेगा। स्टिच ओपन होने के डर होते हैं, मतलब एक डर सा रहता है कि स्टिच ओपन हो सकते हैं इसमें करके, तो उसको क्या करनी पड़ेगी, वेजिटेबल वगैरह फ्रूट्स वगैरह लेने पड़ेंगे। ठीक है, ये है उसमें। और जल्दी से उसको हील होने के लिए करेंगे। और क्लीन सैनिटरी पैड उसको यूज़ करने के लिए बोलेंगे, जैसे कि पैड उसको बार बार मतलब ज़्यादा लंबे टाइम तक ना रखे, तो इसको भी चेंज करते रहें। और इसमें एक ये जो रीडा स्केल है, ये एपिसोड में जो होती है, इसके लिए एक्रोनॉमी है ये, तो इसको यूज़ किया जाता है इसको चेक करने के लिए, असेसमेंट करने के लिए। जो ओबीजी पेशेंट होती हैं, जो गायनोकोलॉजी पेशेंट होती है, उसकी एपिसोड में जिसकी लगी होती है उसको चेक करने के लिए, उसके लेसरेशन को चेक करने के लिए ये दिया जाता है जो ओबी पेशेंट होती हैं। ठीक है, तो रीडा का फुल फॉर्म हो गया आर फॉर रेडनेस, ई फॉर एडिमा, ई फॉर एक्कोमासिस, और डी फॉर डिस्चार्ज, और ए फॉर अप्रॉक्सीमेशन। तो रेड, इसमें आर में रेडनेस है, तो रेडनेस में ये सारा चीज़ उसको असिस करेंगे कि असिस उसका जो इंसिजन यानी कि जो उसका कट लगा था वो बाइलेटरली और एग्जामिन करेंगे उसको कि उसमें रेडनेस है, उसका मेजरमेंट देखेंगे ठीक है, और उसका मतलब जो वुंड है वो कितना ज़्यादा उसकी रेडनेस है, उसका डिस्टेंस देखेंगे, मतलब जो आपने जो इंसिजन लगाया है वो कितना उसका डिस्टेंस है। तो इस तरीके से आगे तो नहीं मतलब इंक्रीज हो चुका है और इन्फेक्टेड तो नहीं है, मतलब रेडनेस से पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है एडिमा। एडिमा में देखेंगे कोई स्वेलिंग तो नहीं है उसकी पेरिनियल एरिया में या फिर उसके इंसिजन में, और उसको भी मेज़र करेंगे। फिर उसके बाद हो गया एक्यूमोसिस, इसमें उसको जो होता है उसका कलर देखेंगे कि वो पर्पलिश पैच ऑफ ब्लड फ्लो है क्या उसमें, यानी कि ब्रूइश कलर है क्या, मतलब कुछ इस तरीके का। तो उससे बाइलेटरली अराउंड द इंसिजन, यानी कि इंसिजन के दोनों साइड देखेंगे कि कलर उसका कैसा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हो गया डिस्चार्ज। डिस्चार्ज में उसका ड्रेनेज देखेंगे कि वो प्रोलन ब्लड या फिर सीरम क्या उसको डिस्चार्ज हो रहा और कैसा स्मेल है, इस तरीके का उसको देखना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेशन में देखेंगे कि जो उसके हाउ वेल द एज, यानी कि जो आपने इंसिजन लगाया था उसके जो एज होते हैं, यानी कि जैसे ये इंसिजन लगा तो इसके किनारे आपस में कैसे मिल पा रहे हैं, यानी कि सही से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं एपिसोड में जो आपने लिखे, और वो रिपेयर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि वो एक दूसरे के संग अच्छी से होल्ड हुए हैं कि नहीं हुए, तो ये अप्रॉक्सीमेशन में देखना पड़ेगा। फिर ये है रीडा स्केल, तो ये रीडा स्केल में देख लीजिए कि अगर ये पॉइंट भी देने पड़ते हैं इसमें। ठीक है, तो असेसमेंट रीडा स्केल इस तरीके से है कि ये पॉइंट हो गया, ये रेडनेस में पॉइंट, ये एडिमा में, ये एक्कोमेसिस में, ये डिस्चार्ज में, और ये अप्रॉक्सीमेशन में। अगर 0 पॉइंट कब देंगे, जबकि ये सब कुछ नहीं हो रहा है, ना तो रेडनेस है ना एडिमा है, नॉर्मल है, सब चीज़ नॉर्मल चल रहा है। और ये भी अप्रॉक्सीमेशन में भी क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ओपन नहीं हो रहा उसकी। ठीक है, तो 0 दे देंगे। 1 कब देंगे, जब 0.25 सेंटीमीटर जो इंसिजन होता है वो बाइलेटरली क्या हो रहा है, थोड़ा सा रेडनेस आपको दिख रही है। ठीक है, एडिमा में देखेंगे कि वो जो होता है पेरिनियल जो एरिया होता है वो लेस देन 1 सेंटीमीटर जो होता है इंसिजन के क्या हो रहा है, वो थोड़ा एडिमा हो रहा है, स्वेल हो रहा है, तो उसमें देखेंगे। और एक्कोमेसिस में क्या देखेंगे कि विद इन 0.25 सेंटीमीटर बाइलेटरली और 0.5 सेंटीमीटर यूनिलेटरली, यानी कि एक साइड या दोनों साइड कैसा उसका एक्कोमेसिस का
देखेंगे कि कैसा है, तो उस वो भी देखने के बाद अगर इतना है तो 1 देंगे, ठीक है, ये जैसे इसमें लिखा मेज़रमेंट। और फिर उसके बाद डिस्चार्ज होता है तो सीरम है तो उसको 1 देंगे, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेशन में स्किन अगर थोड़ी सी सेपरेट हो रही है, 3 mm हो रही है या उससे भी लेस हो रही है तो उसको 1 देंगे, ठीक है। ये सारा चीज़ इसमें देखना होगा। उसके बाद हो गया जब 2 नंबर होता है, जब रेडनेस कितना होता है 0.5 होगा तो 2 नंबर देंगे। अगर वो इंसिजन के बाईलेटरली, मतलब जो इंसिजन आपने दिया है उसके बाईलेटरली 0.25 सेंटीमीटर तक रेडनेस हो रहा है उसके आसपास तो इतना देंगे। और जो इंसिजन है उसके आसपास जो पेरिनियल एरिया है वहाँ उसके बीच में क्या हो रहा है, ये जो होता है 1 to 2 सेंटीमीटर जो होता है वो इंसिजन के आसपास जो होता है ये एडिमा हो रहा है तब देंगे, ठीक है। और एक्यूमोसिस जो होता है 0.25 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर बाईलेटरली या बिटवीन हो रहा है यूनिलेटरली तो 2 नंबर देंगे। और अगर डिस्चार्ज उसका जो हो रहा है उसका ये इस तरीके से हो रहा है, थोड़ा सा बढ़ गया है उसमें तो ये देंगे इसको, ठीक है। और इसके बाद इसमें अप्रॉक्सीमेशन में स्किन और ये जो है सब इसमें आपस में सबकुटेनियस फैट वगैरह सेपरेट हो रहा थोड़ा सा तो भी देंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर कब देंगे, जब क्या होगा रेडनेस जो होता है वो बियॉन्ड 0.5 सेंटीमीटर ऑफ द इंसिजन बाईलेटरली उसमें है तो देंगे। और अगर एडिमा है, जो कि एडिमा मतलब कब है, 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द इंसिजन जो होता है वो या उससे ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है पेरिनियल एरिया या वल्वा में तो भी देंगे, ठीक है। 2 नंबर मतलब 3 नंबर। एक्यूमेसिस में अगर वो ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर है या बाईलेटरली है या फिर वो 2 सेंटीमीटर यूनिलेटरल है, दोनों साइड देखेंगे। उस अगर ऐसा है प्रेजेंट तो 3 नंबर देंगे। डिस्चार्ज में देखेंगे किस तरीके का डिस्चार्ज है तो देंगे 3 नंबर, ठीक है। या मतलब ब्लड आ रहा है या फिर कोई पस वगैरह या कुछ इसी मतलब स्मेल है तो इसमें 3 नंबर देंगे। और अप्रॉक्सीमेशन में जो होंगे स्किन उसकी सबकुटेनियस के संग जो फैट, पहले तो इसमें तो फैट सेपरेट हो रहा था, अब यहाँ पे जो होता है फेशिया जो होती है वो भी उसकी लेयर जो होती है वो सेपरेट होने लगी तो यहाँ पे 3 देंगे। और फिर इन इंसिजन को क्या करें, इन नंबर्स को क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे और वो यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर कितना उसका आया है, ठीक है। 15 से कम है कि ज़्यादा है, ठीक है। तो ये अब एक बार और मैं एक बार इसका स्पेशल एक अलग से बना के डाल दूंगी, तो जल्दी में मैंने थोड़ा इस एक चार्ट सा डाल दिया था तो ये रीडा में एक अलग से भी बना के स्पेशली थोड़े टाइम के लिए डाल दूंगी। तो चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।